ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह। ना हो गमज़दा इन पतझड़ों से ए बाग़बां, बची है गर शाखें तो फिर से पत्ते भी आएंगे। समय का चक्र तो घूमेगा अपने हिसाब से, आए हैं बुरे दिन तो कभी अच्छे भी आएंगे। जी हां, इसी प्रेरणा के साथ आरंभ करते हैं कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम और यही आग्रह करते हैं कि इस अंधकार को जल्दी पार करना है तो हम सभी देशवासियों को एकजुटता बनाए रखनी होगी तथा लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। नमस्कार, आज इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह। नमस्कार करतार जी। नमस्कार प्रियंका जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो वैद्य जी, आज दुनिया भर में कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय खोजे जा रहे हैं। बचाव के लिए वैक्सीन पर प्रयोग चल रहे हैं और हमें ये भी पता है कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन का आज से मानव परीक्षण शुरू हो गया है। तो हमारे देश में इतनी पारंपरिक औषधियां, जड़ी बूटियों की सिद्धियां हैं, क्या इनसे कोविड-19 का कोई तोड़ निकालने की कोशिशें हो रही हैं? जी, देश भर में कोशिश चालू है। आयुष मंत्रालय ने एक बहुत ही उच्च स्तरीय एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें यूजीसी के वाइस चेयरमैन, जिसके अध्यक्ष हैं आईसीएमआर, सीएसआईआर और देश के अन्य के वैज्ञानिक इसमें सहयोगात्मक रूप से सभी मिलकर काम कर रहे हैं और ये टास्क फोर्स अपना पूरा रूपरेखा इसकी तैयार कर ली है और शीघ्र ही इसका हल ढूंढने के लिए कुछ परीक्षण जो है वो चालू होने वाले हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी सकारात्मक खबर है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम जानते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां अपनाने पर बल दिया जाता है। इनमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम कोविड-19 संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो प्रियंका जी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शक्ति है, वो उच्च स्तर की रहे। ये तो आवश्यक है इस रोग के बचाव के लिए जी। परंतु जो एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण या उपसर्ग हो रहा है, उससे बचने के लिए जो इस समय इसके बचाव के लिए जितने भी लॉकडाउन से लेके सामाजिक दूरी बनाए रखने से लेके हाथों को कुछ कुछ समय के बाद धोने से लेके और मास्क पहनने की प्रक्रिया, ये सारी जो है भी सब बचाव हैं जिससे कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए जी। और इसके साथ हर व्यक्ति को अपना खान पान और रहन सहन इस प्रकार से करना होगा कि आपकी शारीरिक बल तो उचित रहे परंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम अपनी देशीय भाषा में ओज, हर व्यक्ति का ओज भी श्रेष्ठ रहना चाहिए जिससे रोग का कोई प्रभाव आपके शरीर पे ना हो पाए। और इसका एक मैं उदाहरण देके अपनी बात को यहाँ पूरी करूंगा कि जितने रोगी इस उपसर्ग से, इस संक्रमण के पाए गए हैं, 80% लोगों को पॉजिटिव कोरोना टेस्ट होने के बावजूद भी लक्षण नहीं मिल रहे हैं जी। इसका मतलब है 80% लोग जो हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो उचित है, उच्चतर स्तर की है, इसलिए उनको इस रोग के लक्षण नहीं आ रहे। जी हाँ, इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग रखनी चाहिए और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है, तो हम चाहेंगे कि उसके मुख्य बिंदु आप हमें बता दें। हाँ, इस एडवाइजरी में मुख्य बिंदु ये हैं कि
हर व्यक्ति अपने खान पान पे ध्यान दे और जिस प्रकार का आयुर्वेद के विषय अनुसार इस ऋतु में, बसंत ऋतु में होने वाले इस रोग के कारण आप पानी गर्म पिएं, आप तुलसी की दालचीनी और शुंठी मिला के एक चाय के रूप में इसका दिन में 1 या 2 बार जरूर प्रयोग करें। गर्म दूध में हल्दी और शहद मिला के सेवन करें। और ये च्यवनप्राश जैसी जो हमारी रसायन औषधियां हैं जो हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जानता है, ऐसी रसायन औषधि का नित्य प्रयोग जो है वो करें। और अपना जो खान पान है वो बहुत अधिक ना खाएं और बहुत भारी ना खाएं, ठीक से समय से पच जाने वाला आहार और पौष्टिक आहार का सेवन करें। और आप इसके साथ साथ 2 बातें और बहुत जरूरी हैं, आप उचित व्यायाम और योग का भी पालन करें और इसके साथ साथ आप अपने मन को शांत रखें। ऐसी अवस्थाओं में जब जनपदोध्वंस की स्थिति आती है, उसकी चिकित्सा में खान पान के साथ आपको अपनी सत्वावजय चिकित्सा करनी होती है, अर्थात आपको अपने मन को बहुत सुदृढ़ और बलवान करना है, जिससे कि आपके ऊपर मानसिक प्रभाव इस प्रकार के भारी जनपदोध्वंस एपिडेमिक के कारण आपके मन पे कोई प्रभाव ना आए। ये विपरीत प्रभाव जो है ये भी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको कम करता है। इसलिए मनोबल उचित बनाए रखें, सर्व कल्याण की भावना से जीवन जिएं, योग का पालन करें, प्राणायाम का पालन करें और उचित आहार का प्रयोग करें। जी प्रोफेसर जी, और अपने साथ अपने श्रोताओं को भी जोड़ लेते हैं। एक बार नंबर बता देते हैं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-115767 और एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 011-2331-4444। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। और पहले श्रोता उत्तर प्रदेश के रामपुर से जुड़ गए हैं, मोहम्मद हनीफ जी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ रामपुर से। जी मेरा सवाल ये है कि गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे हैं उन्हें कहाँ तक बचाया जा सकता है, किस किस चीजों से बचा सकते हैं? जी, गर्म पानी का सेवन तो मैंने कहा ही है, और जो बड़ों के लिए आपको बचाव के सारे साधन लेने हैं वो बच्चों के लिए भी आपको वही सारे उपाय जो है वो करने हैं। जैसे गर्म पानी की बात हो रही है, हिदायत दी गई है, तो ये गर्म पानी कैसे लेना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए और ये कितना फायदेमंद, किस तरह से फायदा करता है? हाँ, इसका देखिए, आयुर्वेद में हम गर्म पानी को वात और कफ का शमन करने वाला मतलब बताते हैं, बड़ा बिना मूल्य का साधन है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो 3 दोष हैं उनमें से वात और कफ दोष के कारण इस प्रकार की बसंत ऋतु बुखार जो है, फ्लू लाइक इलनेस जिसको हम बोलते हैं, नजला या जुकाम जिसको हम बोलते हैं, तो ये इस ऋतु में इस वात और कफ के कारण होता है। इसलिए गर्म पानी लेने से वात का भी शमन होता है और कफ का भी शमन होता है। और दूसरी, गले में जो जहां पर सबसे पहले इसका प्रभाव श्वास व संस्थान में होता है इस वायरस का, तो गले में रुकता नहीं है। ये गला जो है उसमें जो कफ है आपका वो जल्दी गर्म पानी से पिघल के बाहर निकल जाता है। ये इसका लाभ रहता है गर्म पानी का। जी, और जैसे आपने हल्दी की बात की, हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी, जिसे गोल्ड मिल्क भी कहते हैं। जी। तो सबके शरीर की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। किसी को दूध माफिक नहीं होता, किसी को हल्दी माफिक नहीं होती, तो फिर वे लोग क्या करें? नहीं, उनके लिए फिर दूसरा अल्टरनेटिव है प्रियंका जी। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी कोई परिस्थिति है तो एक गुड़ूची या गिलोय, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, गिलो भी बोलते हैं, ये इसका आप रस निकाल के पी सकते हैं। या ये सब कार्य नहीं करना तो इसकी एक बनी हुई गोली मिलती है, गिलोय घन सत्व बटी या गुड़ूची घन सत्व बटी जी। तो ये गोली दो गोली मतलब 1 ग्राम सुबह आप 2 बार लेने से भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उचित बनी रहती है और बुखार होने की संभावना जो है वो नील हो जाती है।
और हल्दी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? हल्दी एक व्यक्ति को एक समय में 3 से 4 ग्राम लेनी है और वो उसमें 150-200 ml कोसे दूध में मिला के लेनी है। जी, एक और श्रोता जुड़े हैं कांगड़ा से, गगन सिंह जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं ठाकुर गगन सिंह, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। जी, कौन सा गांव है जी आपका? जवाली, तहसील बसवाड़ा गांव है। अच्छा, मैं परमाड़ का रहने वाला हूँ। बोलिए गगन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन काफी दिनों से चला हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ प्रदेशों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या ये दुनिया पालन नहीं कर रही है? इसका क्या कारण हो सकता है, इसका जितने मरीज बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, इसमें गगन जी, इसमें जो जिन लोगों से समय से इसका पालन करने में या देरी हो गई ये करने में, और जहाँ पालन नहीं हो रहा वहाँ ये संख्या बढ़ रही है। और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय से इसका उपाय ले लिया और इसलिए हमारा देश इसके सबसे अच्छे देशों में से एक है जिसने इसको कैसे कंट्रोल में किया है। जी, वैद्य जी, एक चीज जैसे एक और एडवाइजरी में बताई गई है कि नाक में घी या नारियल का तेल या तिल का तेल लगाने की सलाह है। और कोरोना वायरस में जैसा माना जाता है कि फैट, वसा के कारण कण अधिक होते हैं, जिसे साबुन से साफ करने की बात होती है। तो फिर चिकनाई से चिकनाई की काट कैसे होती है? हाँ, ये थोड़ा सा सुनने में हमें विरोधाभास लगता है, परंतु इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर मैं आपको समझाना, आपके माध्यम से जनसामान्य को समझाना चाहूंगा प्रियंका जी, कि हमारे एक मार्ग है श्वास वह संस्थान का, नाक जिसका सबसे बाहर का पार्ट है। अगर ये वायरस नाक में कांटेक्ट में आता है तो और आंख में या मुंह में कांटेक्ट में आता है तो जल्दी शरीर पर संक्रमण करता है। अगर हम नेजल म्यूकोजा पर, नाक में अगर हम तेल का थोड़ा सा लेप करते हैं, 2-3 बूंद डालते हैं, तो इसका हमारे जो श्लेष्म कला है उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाता। एक तो कारण ये है। दूसरी बात ये है कि प्रतिदिन ये तो नाक में तेल लगाना जो है ये तो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। प्रतिदिन लगाने से भी हमारी नेजल की, नाक की जो श्लेष्म कला है जितनी स्वस्थ रहती है उतनी इसकी क्लीनिंग मैकेनिज्म जो है वो अच्छा रहता है। तो कोई भी धूल, कीटाणु, वायरस जो है वो नाक के एक तो म्यूकोजा पर कोई अटैक नहीं कर सकता और जो उसमें एंट्रैप हो जाता है वो वहीं उसमें डिसॉल्व भी हो जाता है, मर भी जाता है। जी हाँ, तो 3 तेल जैसे बताए गए हैं, तिल का तेल, नारियल का तेल या घी, ये 3 लगाने चाहिए। जी, क्योंकि सभी देखिए हमारे देश की विविधता ऐसी है कि साउथ इंडिया में नारियल तेल अधिक प्रयोग होता है, उत्तर भारत में तिल का तेल और सरसों का तेल उपयोग में होता है, या घी भी लगाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा विधान हम प्रकृति के अनुसार भी कर सकते हैं। जिसका पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं उनको हम घी का ही इंडिकेशन करते हैं, परंतु तिल का तेल या नारियल का तेल सामान्यतः सभी लोग लगा सकते हैं। और सरसों का तेल भी काफी उपयोग में रहता है। जी, तो सरसों का तेल भी उतना ही उपयोगी है, परंतु इसमें लगाने से थोड़ा सा तीखापन लगता है, परंतु वो थोड़ी सी देर के लिए होता है। जी, गोंडा से जुड़े हैं सुधीर जी। जी, हेलो। हाँ, मैंने ये बताइए कि जैसे कोरोना जो है मक्खी मच्छर का भी प्रभावित करता है, मक्खी मच्छर काटने से भी प्रभावित होता है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे क्वारंटाइन लोग किए हुए हैं, स्कूलों में 150 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे खुले में शौच जाते हैं और उसी में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल आता है, तो फिर उसके बाद में जो है मतलब ये हड़कंप मच जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव निकल आया। तो जो खुले में शौच जा रहे हैं तो वहाँ लैट्रिन करते हैं, वो भी मतलब मक्खी के द्वारा एक दूसरे से फैल सकता है, क्या प्रभावित है? जी, ऐसा अभी पाया गया है कि मल के द्वारा भी इसका जो है संक्रमण जो है वो फैल सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्कूलों में या ऐसी जगहों पर जब रखा गया है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, परंतु जो आप जानकारी हमें दे रहे हैं ये पहली बार जानकारी मिल रही है कि लोग खुले में शौच जा रहे हैं। तो आप स्थानीय प्रशासन या पुलिस या वहाँ के खंड जो
चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे मिलके उनके ध्यान में ये बात लाइए और टेम्परेरी जो टॉयलेट्स हैं जो वो बनाए जा सकते हैं और वो सारा प्रिकॉशन लिया जा सकता है। अगर एक सजग देश के नागरिक होने के नाते आप इन स्थानीय प्रशासन के लोगों से मिलके इसको आगे बढ़ने से बचा सकते हैं, ये उनके ध्यान में लाने आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। वैद्य जी, आपने जैसे कहा कि मल से ये फैल सकता है इसका संक्रमण, मक्खी मच्छर की भी इन्होंने जैसे बात की, तो उससे भी खतरा रहता है, आशंका नहीं रहती है? ऐसा कोई प्रमाण अभी नहीं मिला है जी। पुंछ से जुड़े हैं मोहम्मद असलम जी। हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका असलम जी। प्रियंका जी नमस्कार, डॉक्टर जी को भी नमस्कार। नमस्कार असलम जी। सर मैं जम्मू कश्मीर के शाहपुर पुंछ से बोल रहा हूँ सर, मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ। जी बताइए, आपका नाम सुन लिया हमने, शाहपुर। सर ये अभी मैंने पूछना था कि ये बीमारी का अभी कोई वैक्सीन कोई दवाई बनी है, और दूसरा सवाल है कि ये किस वजह से फैली थी सर? पहला जवाब आपका कि इसकी कोई वैक्सीन बनी, तो वैक्सीन लगभग बन गई और इसके जो मानव पे जो प्रयोग हैं वो भी ब्रिटेन में तो स्टार्ट हो गया, और जर्मनी भी इस महीने की आज की न्यूज थी, ये मैं भी न्यूज़पेपर के आधार पे कह रहा हूँ कि इस महीने की 28 तारीख के लगभग जर्मनी भी इसको फाइजर कंपनी के साथ मिलके जर्मनी ने और यूएस ने मिलके बनाई है, वो 28 को इसके आगे मानव प्रयोग जो है वो शुरू करेंगे। और ये फैली कैसे थी, तो या जिनको बैट्स बोलते हैं, ये चाइना में जिस एरिया में हुई उस एरिया में इसका मांस खाया जाता है। तो लगभग अभी तक यही कहा जा रहा है कि उस बैट के द्वारा चमगादड़ के मांस के माध्यम से उसके खून से इसका जो फैलाव है वो हुआ है। जी, चमगादड़ से फैला है, अभी तक यही प्रमाण मिल रहे हैं इसके। एक और श्रोता पंजाब से जुड़े हैं, सुभाष जी। हेलो। नमस्कार सुभाष जी, कहिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम ये पूछना चाहते हैं, लॉकडाउन जिनको सांस संबंधी दिक्कत है उनका फुहारा नहीं मिल रहा सर, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय है सर? क्या मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। जिनको सांस संबंधी जिनको प्रॉब्लम है, इनहेलर नहीं मिल पा रहा है या कुछ ऐसी है, तो उनके लिए क्या व्यायाम होते हैं आयुर्वेद में? आप इसमें प्राणायाम का दिन में 2 या 3 बार जरूर उपयोग करें। गहरे सांस लेना छोड़ना जो भी प्राणायाम पद्धति है, आप उसका सेवन उसका पालन अगर करें तो आपको ये सांस वाली समस्या से निजात मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सांस की बीमारी है, तो आपको चिकित्सकीय सलाह चिकित्सालय में जाके लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर सांस संबंधी समस्या ज्यादा हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और वैद्य जी, जैसे दिनचर्या में तो हमारी कई एक्सरसाइजेस शामिल होनी ही चाहिए, पर इस संक्रमण से बचाव के लिए भी कोई कसरत या व्यायाम है? नहीं, सामान्य जो व्यायाम योग या व्यायाम है वो सारे के सारे शरीर की क्षमता को, बल को बढ़ाते हैं और उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जी। सीतापुर से जुड़े हैं तरुण जी। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, मुझे डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये जानकारी चाहिए, जैसे गर्म पानी में हम थोड़ी सी 1-2 चुटकी हल्दी और नमक डाल के अगर पर डे मॉर्निंग में लेते हैं सोने से उठने के बाद, तो उससे क्या बेनिफिट्स मिलता है हमें, जो दूध के द्वारा बेनिफिट मिलता है, दूध में हल्दी डाल के जो मिलता है? मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हल्दी का अगर आपको चिकित्सकीय लाभ लेना है तो इसको किसी फैट मीडिया में ही लेना जो है वो ज्यादा कारगर है। पानी के साथ हल्दी लेने से इसका शरीर पर प्रभाव जो है वो उतना नहीं मिल पाता जितना कि दूध या किसी फैट मीडिया से मिलता है। इसीलिए देखो, लोक में परंपरा में प्रचलित है कि जब भी किसी को चोट लगती है तो दूध में हल्दी डाल के देते हैं, पानी के साथ नहीं देते। हाँ, हल्दी पानी में, गर्म पानी में मिला के आप गला साफ करने के लिए, गरारा करने के लिए, कवल करने के लिए प्रयोग में लाएं, इसका लाभ जो है वो मिल जाता है। जी।
डॉक्टर, आपने जैसे शुरुआत में बात की थी खाने पर संतुलन होना चाहिए, हमें ज्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए, पर आजकल जैसे घर में है तरह तरह के पकवान बनाने का मन करता है और रोज ताजा फल सब्जी भी नहीं आ सकते हैं, तो सलाद और फाइबर की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। फिर कैसे भोजन में संतुलन रखें? देखिए, भोजन में अगर आपको सब्जी मिल रही बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और फाइबर लेने के लिए आप आटा लें और दालें, जो छिलके वाली दालें हैं वो लें, तो उससे आपको फाइबर मिलेगा। अगर फल मिलता है फाइबर की पूर्ति बाकी। हेलो। हाँ, और जब आप घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर खाते रहें। आप नियमित, जो आपका नियम है 2 या 3 बार भोजन लेने का, उसके नियम के अनुसार ही भोजन लें। और भोजन का संबंध हमारे शारीरिक श्रम से हमेशा जोड़ के रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। हम एक किसान का भोजन और एक दफ्तर में कुर्सी पे बैठ के काम करने वाले का भोजन की मात्रा और उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें दोनों में डिफरेंस रहता है। आपने तो ये विचार करना जरूरी है। आपने बहुत अच्छा कहा वैद्य जी, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और कई लोग घर पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते रहते हैं, तो उन्हें क्या भोजन, क्या आहार लेना चाहिए? सबसे उत्तम आहार तो ये है कि जो रोटी, चावल, दाल, सब्जी तो सामान्य है ही है, मात्रा से अधिक न लें और थोड़ा भूख रख के खाएं जी। तो ये सबसे अच्छा साधन है जी। फरीदाबाद से जुड़े हैं अनवर जी। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ मैं। नमस्कार जी। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। सर, मेरा प्रश्न ये है कि एलोपैथ के डॉक्टर साहिबान भी बार बार ये कहते हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि गर्म पानी पिए, तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये गर्म पानी पीने की जो हम लोगों को बार बार हिदायत की जा रही है जी, तो कहीं पानी में भी तो कोरोना वायरस नहीं पाया जा रहा? प्रश्न नंबर 1। नहीं। और प्रश्न नंबर मेरा 2 ये है जी कि ये बीमारी जो है ये इंसानों से इंसानों में फैल रही है, तो क्या किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस सपोज कीजिए और उसकी डेथ हो गई उसी बीमारी में, तो क्या मरने के बाद भी वो किसी दूसरे को वायरस किसी दूसरे शख्स को पहुंचा सकता है, दे सकता है, उसकी पावर क्षमता होती है, या डेथ करने के बाद वो चीज खत्म हो जाती है उसके अंदर? डॉक्टर करतार जी। जी, पहला तो उनका यही सवाल था कि पानी में भी कोरोना वायरस पाया जाता है, उससे भी संक्रमण होने का डर रहता है? जी, पानी से ना, पानी वाला प्रश्न था जी। जी, तो पानी अगर किसी पहले से संक्रमित है तो पानी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए गर्म करने से वो मर जाता है। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले पानी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि आपका गले में गर्म पानी अगर लगेगा तो जो कफ रुका हुआ है, जमा हुआ है, थिक कफ है, क्योंकि इसमें ड्राई और थिक कफ ये तकलीफ होती है, तो वो भी रिलीव होती है इससे। तो जो दूसरा प्रश्न इनका है कि मरने के बाद भी फैला सकता है, जी, मरने के बाद भी वो एक मरीज मरा है, परंतु उसमें उसके शरीर में जीवाणु, तो जब तक उसमें शरीर में तरल पदार्थ तो जीवित रहेगा, और वो जीवाणु को अगर दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है, जो उसको उठा वगैरह रहे हैं, तो उनको हो सकता है। इसलिए पूरी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है जी। एक और श्रोता जुड़े हैं बहादुरगढ़ से, धर्मचंद अरोड़ा जी। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, धर्मचंद अरोड़ा बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 75 साल है, 75 ईयर जी। मैं एक आश्रम में रहता हूँ, वृद्धा आश्रम में जी। वहाँ दोनों टाइम हवा होता है, यज्ञ होता है, यज्ञ जी। कोरोना वायरस में उसमें फायदा होता है, इसका बचाव होता है? जी, होता है, बिल्कुल होता है। और ये आज भी देखो, सारे पब्लिक प्लेसेस की फ्यूमिगेशन जो हो रही है, उसमें भी तो किया जाता है।
और औषधियों से जो हवन से जो धुआं होता है उसमें उसके भी प्रमाण है कि ये भी वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और इसमें बैक्टीरिया और वायरस भी कम होते हैं या इनसे बचा जा सकता है इसके माध्यम से जी। और इसका विधान जनपदों ध्वंस में इसका विधान है। जी वैद्य जी बहुत ही विरोधाभासी लगता है, जैसे आपने कहा कि मृत शरीर से भी ये फैल सकता है, क्योंकि जनरली कहते हैं ये ड्रॉपलेट से फैलता है। और अगर हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स देखें, यानी जिनमें लक्षण नहीं होते, तो इस तरह से कैसे ये फैल सकता है? क्योंकि जब कहा जा रहा है कि खांसी जुकाम हो, ड्रॉपलेट्स हो, तभी ये संक्रमण फैलेगा, तो फिर क्या जरिया बनता है? देखिए, जब इस वायरस से पीड़ित कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर का रखरखाव का एक बड़ा सेट सिस्टम है कि उसको पॉलीथीन में एकदम से पैक करते हैं जी। इसका अर्थ यह है कि उसके नाक, आंख, मुंह या मल मूत्र के मार्ग से जो कुछ भी अगर उठाते वगैरह कुछ बाहर गिरता है तो वो उसमें वायरस रह सकता है और ऐसा द्रव जो पदार्थ है वो दूसरे के संपर्क में, स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उससे वो दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो ये साधन होता है इसके होने का। और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो होते हैं, यानी जिनमें लक्षण नहीं होते जिन लोगों में, जी हाँ, वो भी अगर खांसते हैं तो उनसे भी फैल सकता है। इसीलिए उनको क्वारंटाइन करना जो है बहुत जरूरी होता है। यानी वे लोग अगर खांसेंगे तभी फैलेगा, वैसे छूने से तो नहीं फैलेगा? नहीं, अगर मान लो कि पहले से उसके हाथ में है, लगा हुआ है, तो अगर वो छू लेंगे तो वो दूसरे को जा सकता है। जी। जयपुर से एक श्रोता जुड़े हैं, मनोज कुमार जी। हेलो। हाँ, हेलो जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल था कि गले में जैसे गर्म पानी के अलावा और भी कोई चीजें हैं जिससे गला साफ हो जाता हो? हाँ जी, बहुत चीजें हैं जी। और इसके अलावा एक दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि जैसे कोई अभी 1 महीने से ज्यादा घर पे रह रहे हैं तो उस पेशेंट के अंदर कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है कि 1 महीने से ज्यादा रह रहे हो तो अभी घर पे? नहीं, अगर जब तक वो ऐसे संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में नहीं आएगा तो 1 महीना अंदर रहने से नहीं हो सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। परंतु कोई कैरियर जो संक्रमित व्यक्ति है वो उसका कोई सीधा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसके साथ संपर्क होता है तो हो सकता है। और गर्म पानी के अलावा गले के लिए हमारे पास आप हल्दी और शहद है, गर्म पानी में नमक मिला के आप गले को साफ कर सकते हैं। तो और ऐसे कुछ गोलियां भी मिलती हैं, जैसे खदरे आदि बटी है, लवंग आदि बटी है, मधुयष्टि घन बटी है। तो ऐसी आयुर्वेद की कुछ मुंह में रख के चूसने वाली दवाइयां भी हैं जो गले को स्वस्थ करती हैं। जी। एक और श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, ब्रह्मदत्त जी। हेलो जी। हेलो, नमस्कार जी। ब्रह्मदत्त जी नमस्ते। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी। जी सर जी, मैं मंगोलपुरी तो ब्रह्मदत्त बोलदा पिया वां जी। मैं जानना चाहता मैं काढ़ा की ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਲਸੀ ਲੌਂਗ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਹੈਗੇ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ ਡੱਬੇ 'ਚ। और अदरक तो ਹੁੰਦਾ ही है घर। हेलो जी वैद्य जी, हम चाहेंगे कि आप एक प्रॉपरली बताएं कि काढ़ा किस तरह से बनाएं और क्या क्या सामग्री चाहिए। आप 4 पत्ते इसके ले लें, तुलसी के ले लें, 1 लौंग ले लें और एक छोटा सा पीस दालचीनी का ले लें और कोई 5-10 ग्राम का अदरक का पीस ले लें, उसको कूट लें और आप इसको 1-1.5 कप पानी में उबाल लें जी। और उबल के जब ये 1 कप रह जाए तो 100 ml में जरा कम मर्जी के अनुसार आप उसमें चीनी या शहद का मीठा जितना जरूरत है, अगर डायबिटिक है तो ना भी डालें, तो आप इसको पीजिए। तो ये काढ़ा बन गया आपका। और दिन में कितनी बार पीना चाहिए? 2 बार तो मैक्सिमम मिनिमम लिया जा सकता है जी। और एक और श्रोता जुड़े हैं बाड़मेर से, दुरई खान जी। हेलो। बाड़मेर जी। सवाल समझ गए? सवाल पूछें दुरई जी। सवाल पूछिएगा जी। जी। आपका क्या सवाल बोल रहे हैं?
जी सर। अपना सवाल पूछिएगा। सवाल सर मैंने बताया ना कि जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हल्दी आप डाल के पियो, उससे गला साफ रहता है, हल्दी और शहद से, तो वो बच्चों को पिला सकते हैं क्या सर? बिल्कुल 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 पिला सकते हैं। जी हाँ, तो बच्चों के लिए भी आप वही प्रिकॉशंस और वही जो चीजें हैं इस्तेमाल में ला सकते हैं। वैद्य जी, ऐसे भी सुनने में आता है कि जो सैनिटाइजर है उसके अधिक इस्तेमाल से एलर्जी हो रही है, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर कहीं साबुन वगैरह उपलब्ध ना हो तो इसके कुछ और विकल्प हैं? सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से हाथ धोएं, तो एक ही बात है। देखिए, एलर्जी तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से डेवलप हो सकती है, और अल्कोहल से कई बार कई लोगों को हो सकता है ये समस्या होती हो, तो साबुन से हाथ धोएं। जी, एक और श्रोता लेते हैं, यामीन धार से मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। हेलो हेलो यामीन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी यामीन जी। हाँ जी, यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ जी, लोनी के पास से। जी बताइए सर। मेरे को ये पूछना था जी, जैसे कि आजकल लोगों में बता रहे हैं जैसे कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना जुकाम है, उनको भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या कारण है? जी, इनको बोल रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस के। इसका कारण यह है कि उनकी अपनी जो क्षमता है रोग ना बढ़ने देने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये इम्यूनिटी वो अच्छी है। तो कोरोना तो उनके शरीर में गया है, परंतु वो कोरोना आगे बढ़ नहीं पा रहा है, फैल नहीं पा रहा है, और वो रोग पैदा नहीं करने की क्षमता नहीं है उसमें, क्योंकि व्यक्ति की अपनी ताकत जो है, इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए ये सिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं ऐसे लोग। और कोशिश करें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और जो जो सलाह दी है वैद्य जी ने उसको आजमाएं और उसका पालन करें। रायपुर से जुड़े हैं विजय जी। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, कुम्हारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ मैडम। मेरे डॉक्टर साहब से दो क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एकमात्र ऐसा देश है उत्तर कोरिया जहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या एक भी नहीं है, मतलब बिल्कुल शून्य है ना। इसकी क्या वजह है? पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैं गुड़ खाता हूँ जो कि उसमें आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है, आयुर्वेद की चरक संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें बहुत से लौह तत्व है ना, तो उसको किस तरह सैनिटाइज किया? आपके दो प्रश्न हैं कि कुछ जगह पर हैं जहां बिल्कुल भी, हेलो जी जी, हाँ, यहाँ इसका कोरोना का संक्रमण बिल्कुल नहीं है, कुछ स्थान ऐसे हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई भी संक्रमित व्यक्ति वहां नहीं गया, या वहां का कोई व्यक्ति बाहर नहीं गया जो संक्रमण लेके आया हो, जिससे वहां के लोगों में फैल सका हो। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि वहां के लोगों की जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक है, इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए रोग नहीं फैला। और दूसरा आपने पूछा गुड़ के बारे में, तो गुड़ जो है वो हमारा भारतीय एक बहुत अच्छी मिठाई या मीठे का साधन है, और आयरन का सचमुच में एक बड़ा अच्छा सोर्स है। और इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जो रिफाइंड गुड़ या चीनी के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो गुड़ को लेने से नहीं होते हैं। तो ये तो सैनिटाइज, जैसे मीठा है, सैनिटाइज करना हो, बाहर से लेकर आते हैं, तो इसे किस तरह से संक्रमण मुक्त रखें? नहीं, इसमें ये गुड़ में संक्रमण नहीं हो पाएगा। जी, शुक्रिया वैद्य करतार जी, आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाजत चाहूंगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।